गुड मॉर्निंग बच्चों। 5वीं कक्षा में आपका स्वागत है। हमने कल हिंदी की पहली कहानी पढ़ी थी, तो आपको कहानी याद है? ठीक है, फिर एक बार हम कहानी को दोहराएंगे। हमारी कहानी का नाम है राख की रस्सी। लोनपोगार तिब्बत के 32वें राजा सोनगवसेन गाम्पो के मंत्री थे। वे अपने चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। कोई उनके सामने टिकता न था। चैन से जिंदगी चल रही थी, मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था, उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। कारण यह था कि वह बहुत भोला था। होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। लोनपोगार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। एक दिन लोनपोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़े देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं। इन्हें वापस लाना 100 जो बोरों के साथ, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। तो कल हमने देखा था कि ये जो मंत्री है लोनपोगार, वो बहुत ही चिंतित थे अपने बेटे को लेकर, क्योंकि उनका बेटा बहुत ही भोला था और उनको ये चिंता थी कि मेरे बाद उसका कैसे होगा। इसलिए उन्होंने एक तरकीब निकाली, और तरकीब क्या थी? ये 100 भेड़े जो है वो लेकर तुम शहर चले जाओ। और शहर किस लिए भेजा उन्होंने? दुनियादारी समझने के लिए। हम चित्र में देखेंगे आगे कि ये जो यहाँ के गांव के जो लोग हैं, उनका मुख्य व्यवसाय लगता है कि भेड़ पालन है। देखो आप लोग, ये यहाँ पे सब भेड़े यहाँ पे नज़र आते हैं। तो इस भेड़ों से, भेड़ पालन से, इस व्यवसाय से हमें कौन कौन से फ़ायदे मिलते हैं आपको पता है? दूध, लोकर, भेड़ों से हमें लोकर मिलती है, दूध मिलता है, और इसी प्रकार हम क्या करते हैं, इनका उपयोग करते हैं। कपड़े, मोजे, मफलर, सूट बनाने में इस लोकर का उपयोग होता है। तो इसलिए उन्होंने ये भेड़े दे है कि और इन भेड़ों के लेकर जाओ 100 भेड़ों को, और वहाँ क्या करो, इनको मारना नहीं है और बेचना भी नहीं है। जिसके पाकर जिससे मिलने पैसे हुए तुम क्या करो कि 100 बोरे जो खरीद सको। और जो मतलब क्या है, मैंने बताया था पिछले वीडियो में, जो है एक धान्य का प्रकार है, अनाज है जो गेहूं की तरह होता है, और इससे रोटी बनाई जाती है, चावल बनाया जाता है, और सूप, बिरयानी इस धान्य से बनाई जाती है। तो हमारे यहाँ देखो, हम गेहूं का इस्तेमाल करते हैं, चावल का इस्तेमाल करते हैं, और क्या बनाते हैं, रागी यानी नाचनी, है ना। तो इस प्रकार का अनाज हम अन्न के उपयोग में लाते हैं, और इनके यहाँ इन्होंने जो ये अनाज का प्रकार दिया हुआ है, इसे वो अपना अनाज मानते हैं। तो इसके लिए ये उन्हें ज़रूरी है, इसीलिए उन्होंने जितने भी भेड़े दी है उतनी बोरियां उनके साथ लाना है। तो अब क्या करें, वो लड़का वो भेड़े लेकर शहर जाता है। तो लोनपोगार ने सोचा है कि देखते क्या करता है अपना बेटा। इन्हें बेचना भी नहीं है, मारना भी नहीं है, तो कैसे वो कमा कर वो बोरे भर कर जो कि लाता है, ये देखने लायक होगा। उसकी समझ में कुछ आएगा भी या नहीं आएगा। तो क्या हुआ, इसी प्रकार इसलिए वो बेटा शहर गया है। अभी देखो आगे क्या होता है। लोनपोगार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जो खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही कहाँ थे। देखो ये नई मुसीबत है उसके लिए। वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गया, मगर कोई हल उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था। वह बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? लोनपोगार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया। इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं, मैं इसका हल
निकाल देती हूँ। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। जो रुपए मिले उनसे जौ के 100 बोरे खरीदकर उसे घर वापस भेज दिया। लोनपो गार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे, मगर उसकी आप बीती पर उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतारकर बेचना मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ, उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना। एक बार फिर निराश लोनपोगार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। न जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए ज़रूर आएगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वह लड़की आई। उसने अपनी मुश्किल कहट सुनाई। अब तो बिना जौ के 100 बोरों के मेरे पिता मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। लड़की सोचकर बोली, एक तरीका है। उसने भेड़ों के सींग काट लिए। उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उनसे 100 बोरे जौ खरीदे। बोरे लोनपो गार के बेटे को सौंपकर लड़की ने उसे घर भेज दिया। पहले हम यहाँ तक पढ़ लेंगे, फिर एक बार कहानी क्या है फिर से सुनते हैं। हमने यहाँ तक देखा था कि मंत्री ने अपने बेटे को शहर में जाने के लिए कहा है, और शहर में जाने का उसके पीछे एक कारण था। शहर में भेजने का एक कारण था क्या, कि अपना बेटा जो है उसका, वो किस तरह से उन लोगों के साथ मिलता जुलता है, क्या उसका बर्ताव रहेगा, वो क्या उनकी अच्छाई बुराई समझ सकेगा, सच्चे झूठे का वो सामना कर सकेगा, क्योंकि उसे हर तरह के लोग वहाँ पे मिलेंगे। दुनिया में उस जगह जो जा रहा है शहर में, वहाँ पे हर तरह के लोग होंगे। क्या उसका भोलापन वहाँ वो दिखाएगा या होशियारी के साथ काम लेगा, ये उसे देखना था। इसीलिए उसने शहर में भेजा, ताकि वो शहर में जाकर ये सारी बातें समझ सके कि किस तरह से उसे ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, किस तरह की से उसे मेहनत करनी है, तरक्की करनी है और अपने आप को होशियार बनाना है। अब वो भेड़ों के साथ क्या करता है उसकी भी उसे जानने की उत्सुकता थी, इसलिए उसने अपने बेटे को शहर भेजा है। तो देखते हैं हम अब बेटा क्या करता है। लोनपो गार का बेटा शहर पहुंच गया। देखो अभी शहर वो आ चुका है, मगर इतने बोरे जो खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही कहाँ थे। देखो वो भोला था, लेकिन उसे सब कुछ समझ सकता था वो, लेकिन भोला था लेकिन वो समझ सकता है। वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क के किनारे बैठ गया। वो कहाँ बैठ गया? सड़क के एक किनारे पे बैठ गया और सोचने लगा कि मेरे पास अभी रुपए नहीं है, तो मैं रुपए कहाँ से लाऊं। पिताजी ने तो कहा है कि भेड़ों को बेचना भी नहीं है और उन्हें मारना भी नहीं है, तो रुपए कहाँ से आएंगे। अगर रुपए नहीं है तो मैं 100 बोरे जौ की वो कैसे लेकर जाऊंगा, फिर पिताजी मुझसे नाराज हो जाएंगे। ये सब उसके मन में विचार आने लगे, लेकिन मगर कोई हल उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था। वो क्या करे, कैसे करे, उसके लिए क्या उपाय है, कोई हल यानी उपाय तो उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे उन भेड़ों के साथ और रुपए कहाँ से लाए। वह बहुत दुखी था और ये उसको उपाय ही नहीं मिला, उसका हल ही नहीं हुआ, इसीलिए वह बहुत दुखी हो गया है। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। तब क्या होता है कि कहाँ से, तो एक लड़की है, वो अनजान है उसके, लेकिन उसके सामने वो आ खड़ी हुई है और वो उससे पूछती है, क्या पूछती है, क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो।
लड़की ने क्या पूछा लोनपोगार के बेटे से कि क्या बात है, तुम इतनी दुखी क्यों हो। लोनपोगार ने बेटे ने अपना हाल कह सुनाया, जो उसके साथ हुआ है, मतलब वो जो भेड़े दिए गए हैं वो बेचना भी नहीं है, उनके साथ उसके मारना भी नहीं है उनको तो, और रुपए भी लाना है। तो ये सब उसका जो हाल हुआ है वो अपने उस बेटे ने उस लड़की को कह दिया कि पिताजी ने कहा है कि 100 बोरे लाना है, जो कि 100 बोरे लाना है। तो अब मैं क्या करूं, और मुझे कुछ उपाय भी नहीं सूझ रहा है। इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं है, लड़की ने कहा उस लड़के को कि इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं है, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। लड़की बोली मेरे पास इसका एक क्या है उपाय है। देखते हैं लड़की क्या उपाय बताती है। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे। देखो लड़की कितनी समझदार है और वो होशियार है, इस बात से हमें पता चलता है। देखो अभी तक उस लोनपोगार के बेटे को कोई बात कोई हल समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन वो जो लड़की आई है मदद करने के लिए, उसने चुटकी भर में ये उसकी जो समस्या है उसे हल करने का प्रयास किया है। क्या किया उसने, ये जो भेड़े हैं उनके बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिए। अभी मैंने बताया आपको कि इनके बाल से क्या क्या बनता है, स्वेटर, मोजे, मफलर, सूट, कपड़े, बहुत सारे चीज़ें बनती है। तो ये उपयोग में आते हैं बाल, इन्हीं से सारी चीज़ें बनती है। इसलिए उसने क्या किया, उन्हें उसके बाल उतारे और बाजार में बेच दिया। और वो जो रुपए मिले थे बाल बेचकर, उनसे क्या किया उस लड़की ने, जौ के 100 बोरे खरीदकर उसे घर वापस भेज दिया। बालों से मिले रुपए के बदले में उन्हें जौ के रुपयों से जौ के 100 बोरे खरीद लिए और उसे घर वापस भेज दिए। अब देखो क्या हुआ, लोनपोगार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे, क्योंकि वो बहुत खुश हुआ कि अरे ये तो उसने बहुत कमाल कर दिया, उस लड़की ने बाल बेचकर मुझे पैसे दिए और उन पैसों से मैं अभी 100 बोरे जौ लेकर घर जा रहा हूँ। तो वो खुश था और उसी के कारण उसने सोचा कि पिताजी भी बहुत खुश होंगे। मगर उसकी आप बीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। आप बीती यानी अपने ऊपर बीतने या गुजरने वाली घटना, कोई बात, उसके ये जो घटना घटी हुई है उसके साथ, मतलब वो लड़की ने मदद की और फिर उसने खुश होकर वो सारी चीज़ें खरीदी, लेकिन उन्होंने उधर ध्यान नहीं दिया। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन क्या हुआ, उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ, उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना। देखो अभी उनकी बातों से हमें ऐसा लग रहा है कि वो नाराज़ है, लेकिन वो नाराज़ नहीं है। वो देखना चाहते हैं कि अब की बार वो क्या करता है, और उसकी होशियारी का पता भी चल सकता है कि ये उसने कैसे किया है ना। तो इसलिए उन्होंने ऐसा कहा है कि मुझे ये बाल उतार कर बेचना मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आया, इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा है। तो देखो आगे क्या होता है। एक बार फिर निराश लोनपोगार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। अब दोबारा पिताजी ने भेजा है तो फिर उसी जगह जा बैठा। न जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए ज़रूर आएगी। और लोनपोगार क्या सोच रहा है कि पहले जैसे ही मुझे मदद मिल जाए तो अच्छा होगा, मतलब वो जो लड़की है वो फिर से आए ताकि मुझे मदद मिल सके। और वैसे वो सोच ही रहा था कि, और हुआ वैसे भी, और जैसा वह सोच रहा था वैसे ही हुआ। मतलब क्या, अब वह जो लड़की थी वह लड़की आई मदद के लिए, उसकी मदद के लिए वो लड़की वहाँ पे आई और उससे अपनी मुश्किल कह सुनाई। फिर से उस लड़के ने, लोनपोगार के बेटे ने उस लड़की को अपनी कहानी सुनाई कि मैं घर गया था लेकिन पिताजी ने मुझे कहा कि फिर से तुम एक बार शहर जाओ, मुझे ये तुम्हारा बाल बेचना पसंद नहीं आया है, इसीलिए तुम फिर से जाओ और क्या करो, मुझे उन रुपयों से
क्या करना है, 100 बोरे जौ की लाना है। अब तो बिना जौ के 100 बोरों के मेरे पिताजी घर में घुसने नहीं देंगे। अब फिर से मुझे उसे कोई भी हल नहीं दिखाई दिया, क्योंकि अब फिर से मुझे 100 बोरे लेकर जाना है, तो क्या करूं? लड़की सोचकर बोली, एक तरीका है। उसने भेड़ों के सींग काट लिए। लड़की तो बहुत मतलब होशियार है। यहाँ पता फिर से हमें इस बात से पता चल सकता है कि लड़की ने थोड़ा सा सोच लिया, सोच कर बोली, एक तरीका है। एक क्या है? मेरे पास एक तरकीब है, उपाय है। उसने भेड़ों के सींग काट दिए। देखो, पहली बार क्या किया था लड़की ने? भेड़ों के बाल काट दिए थे। अब की बार उसने भेड़ों के सींग काट दिए। उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उनसे 100 बोरे जौ खरीदे। बोरे लोनपोगार के बेटे को सौंपकर लड़की ने उसे घर भेज दिया। फिर क्या हुआ? लड़की ने पिछली बार की तरह वो रुपए सिंह के जो बेचकर जो रुपए मिले थे उससे 100 बोरे जौ खरीदे और उस बेटे को सौंपकर लड़की ने उसे घर भेज दिया। अब देखो क्या होता है आगे। भेड़े और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनपोगार का बेटा खुश था। उसने विजयी भाव से सारी कहानी कह सुनाई। सुनकर लोनपोगार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर दे। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया। लड़की ने शर्त रखी, मैं रस्सी बना तो दूंगी, मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। लोनपोगार ने सोचा, ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है, इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। देखो क्या हुआ है, वो भेड़ों और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनपोगार का बेटा खुश था। पहले बार भी उसने ऐसा किया था, अब दूसरी बार भी वह पिताजी के सामने वो जौ के बोरे रख देता है और अपने खुद पर ही वो अपने आप ही खुश होता है और बोलता है विजयी भाव से, जैसे उसने वो जीत गया है अपने पिताजी की बात मानकर फिर से। तो लोनपोगार बोले, उस लड़की से कहो, मतलब उस लड़के ने लोनपोगार के बेटे ने उनसे सब कहानी उसे सुनाई कि मुझे एक ऐसी लड़की मिली और उस लड़की ने मुझे मदद की। किस तरीके से मदद की? पहली बार बाल कटवा दिए, उसे बेच दिए, और दूसरी बार किया भेड़ों के सींग कटवा कर उनको बेच दिया। तो उस लड़की ने मुझे इस तरह से मदद की। इसलिए ये सब सुनने के बाद लोनपोगार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर दे। लोनपोगार समझ चुके थे कि वो लड़की बहुत ही होशियार है, इसीलिए लोनपोगार ने बेटे को कहा कि लड़की से जाकर कहो, क्या कहो? हमें 9 हाथ, कितने हाथ? 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर दे। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहराया। फिर से वो गया और उस लड़की को उसने कहा कि मेरे पिताजी ने तुम्हें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाने के लिए कहा है। लड़की ने कहा कि ठीक है, मैं रस्सी तो बना लूँगी, लेकिन उसने एक शर्त रखी कि मैं रस्सी तो बना दूँगी, मगर वो रस्सी क्या करनी होगी? तुम्हारे पिता को वो गले में पहननी होगी। लोनपोगार ने सोचा, इस रस्सी बनाना ही असंभव है, इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। फिर से जाकर उसने कहा पिताजी से कि वो रस्सी बनाने वाली है। तो लोनपोगार ने सोचा, ये कैसी शर्त है? राख से रस्सी तो बन ही नहीं सकती, और अगर बन भी जाए तो हम उससे कैसे उठाएंगे? राख को तो उठा नहीं सकती। अगर राख को उठाकर अपने हाथ में ले लेंगे तो वो हाथ से फिसल जाएगी, इसलिए ये सारी बातें असंभव है। इसलिए लोनपोगार ने उस लड़की की शर्त वो मंजूर कर ली। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उस पत्थर के सील पर रखा और जला दिया। रस्सी जल गई, मगर रस्सी के आकार की राख बच गई।
इससे वह सील समेत लोनपोगार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। लोनपोगार रस्सी देखकर चकित रह गए। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है। हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। बिना वक्त गवाए लोनपोगार ने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। देखो अब क्या हुआ है, लड़के ने जाकर कहा कि क्या करना है आपको। वो लड़की ने कहा है कि मैं रस्सी तो बना दूंगी, लेकिन वो रस्सी आपको अपने गले में पहननी होगी। तो लोनपोगार ने सोचा है कि राख की रस्सी तो बन ही नहीं सकती, इसलिए उस लड़की की शर्त उसने मंजूर कर दी। अगले दिन क्या हुआ, वो दोनों ही उस लड़की के पास चले गए। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली। अब देखो वो रस्सी की राख की रस्सी कैसे बनाती है। क्या किया उस लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर के सील पर रखा। पत्थर का सील, बड़ा पत्थर, उसे मराठी हम पाटा कहते हैं, जिस पर अपनी दादी माँ जो मसाले हैं वो पीसते हैं, वो पत्थर के सील। और वो बड़ा भी रहता है, बड़ा भी होता है, इसलिए उसने उस पत्थर पर, बड़े से पत्थर पर क्या किया, उसने वो रस्सी रख दी और क्या किया, उसने वो जला दी। रस्सी जल गई, मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। जो रस्सी है वो जल गई और राख, उसके जलने के बाद उससे जो राख बनी वो रस्सी के आकार की बन गई। जाहिर है वो लंबी रस्सी थी और जैसा आकार होगा वैसे ही उसकी राख बनेगी। तो इससे वह सील समेत उसने क्या किया, अगर वो तो राख हो चुकी है, राख तो हम हाथ में नहीं ले सकते, अगर हमने राख हाथ में ली तो वो फिसल जाएगी। इसलिए उसने क्या किया, अब तक हमें पता चल चुका है कि लड़की बहुत ही होशियार है, तो उसने क्या किया, वो सील समेत यानी पत्थर, वो जो बड़ा सा पत्थर है उसके समेत यानी उसके साथ ही उसे उठाया और उस पे क्या थी, उस पत्थर के ऊपर वो राख थी, लंबी रस्सी थी। और वो पत्थर के साथ उठाकर वो लोनपोगार के पास गई और लोनपोगार रस्सी के देखकर चकित रह गए। लोनपोगार ने ये उसके हाथ में पत्थर और ऊपर वो जो रस्सी थी, जली हुई राख थी, वो देखकर वो चकित हो गए ने, आश्चर्य हुआ उनको। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है। हमने पहले भी देखा कि वो राख है तो उसको उठाना भी मुश्किल है, उसे हाथ लगाते ही क्या हो जाएगा, वो रस्सी टूट जाएगी। लड़की के समझदारी के सामने वो भी तो एक बहुत होशियार, जाने माने, मशहूर व्यक्ति थे। हमने पहले ही देखा है कि वो राजा के यहाँ मंत्री थे और वो अपने होशियारी के लिए, चतुरी के लिए बहुत ही मशहूर थे। इसलिए लेकिन अब क्या हुआ है, इस लड़की के सामने उनकी जो समझदारी है वो वही की वही रह गई, उनकी वहाँ होशियारी काम ना आई, वहाँ उनका कुछ एक भी न चला। तो बिना वक्त गवाए, और वो होशियार है इसीलिए हाजिर जवाब है, हमें पता है वो हाजिर जवाबी है। तुरंत ही उन्होंने क्या किया, अपने मन में सोचा, दिमाग में सोच लिया कि ये लड़की बहुत होशियार है, और बिना वक्त गवाए, कोई समय नहीं देखा उन्होंने क्या हो रहा है, क्या आगे होगा, बिना समय गवाए उन्होंने ये मौका जो है लड़की हाथ से न जाने दी। उन्होंने समय ही नहीं बिना वक्त गवाए उन्होंने उस लड़की के सामने अपने बेटी की शादी का प्रस्ताव रखा और क्या किया उन्होंने, लड़की धूमधाम से उन दोनों की शादी की। देखो ये जो लोनपोगार है वो बहुत ही मशहूर है अपने होशियारी के लिए, तो उन्होंने ये होशियारी दिखाई कि अगर ये जो अपनी लड़की है उन्हें उनके बेटे को मिली हुई, ये बहुत होशियार है, समझदार है, तो अपने बेटे की ज़िंदगी बहुत अच्छी तरीके से आराम से गुजर सकती है, क्योंकि उनका बेटा कैसा था, बहुत ही भोला था, इसलिए उन्होंने अपने बेटे की ज़िंदगी इस तरीके से संवार दी।
अगर वो बेटी की शादी वहाँ पे न करते तो शायद ही उसका जीवन मतलब अच्छी तरीके से जाता। वो भोला था, लेकिन भोला था, वो सक्षम था, लेकिन उसमें होशियारी नहीं थी, दुनियादारी की समझ नहीं थी, जो कि दुनिया में मतलब होशियार होना और चालाक होना, इसके दो अलग अर्थ है। होशियार और चालाक मतलब समझदार और चतुर, लेकिन होशियार शब्द चीज़ों और घटनाओं को जल्दी समझ लेना और सही गलत का निर्णय दर्शाता है, जबकि चालाक शब्द सिर्फ अपने मतलब के लिए, स्वार्थ के लिए उस जो निर्णय लिया जाता है अपने फायदे के अनुसार समझना और अपने हित में निर्णय लेना दिखाता है। ये थोड़ा मतलब बहुत ही अच्छा कम प्रतीत होता है हमें ये। और जो भोला है वो भोला है, लेकिन बुद्धू थोड़ा अलग है। भोला व्यक्ति वह हो सकता है जो कि निर्णय सिर्फ अपने फायदे में सोचकर नहीं करता है, वो सिर्फ निर्णय लेगा, उसे उसके दूसरों की भलाई होगी, अपनी भलाई होगी, वो नहीं सोचेगा। बुद्धू तो जीवन में कोई हो नहीं सकता, लेकिन एक ये बात हम कह सकते हैं कि जो निर्णय लेने में देरी करे या गलत निर्णय जो लेता है वो बुद्धू हो सकता है। लेकिन उसका बेटा जो है वो भोला है लेकिन सक्षम है, लेकिन अब उसकी ज़िंदगी अच्छी तरह से चलेगी क्योंकि उसके पिताजी के कारण ये जो मंत्री है वो हमेशा से ही मशहूर है, किसके लिए? हाजिर जवाबी के लिए और होशियारी के लिए। उनका बेटा आगे उसका क्या होगा उनको बहुत ही चिंता थी, तो ये चिंता उनकी अब मिट गई है। उन्होंने अपने बेटे की चिंता खुद दूर की। कैसे दूर की? वो आपने देखा, वो जो लड़की मिली थी वो लड़की ने उसकी मदद की, और जब लड़की ने मदद की थी तभी उनके समझ में आ गया था कि मेरा बेटा तो भोला है, इससे ये काम नहीं होगा। फिर ये किस तरीके से उसने उस भेड़ों के साथ लेकर 100 जौ की बोरे कैसे लाया होगा, वो क्या किया होगा, उसने कैसे लाया होगा, किसी ने तो उसकी मदद की होगी। तो वो कौन है ये जानने के लिए उन्होंने उनसे दोबारा शहर में भेजा था। और वही सच हुआ जो मंत्री जी क्या कर रहे थे, विचार कर रहे थे। उनकी बात हमेशा से ही सही थी कि कोई तो है इसे मदद करने वाला। फिर उन्हें समझ में आया, मतलब लोंकोबार के बेटे ने खुद बताया कि एक लड़की है वो मुझे मदद करती है। लड़की ने पहली बार क्या किया, भेड़ों के साथ, उसे पता है पिताजी ने कहा था कि भेड़ों को बेचना भी नहीं है, मारना भी नहीं है, लेकिन उससे जो रुपए मिलने वाले हैं उनसे क्या करना है, 100 बोरे जौ खरीदना है और वो अनाज क्या है, घर पर लाना है। लेकिन जब पहली बार उसने वो किया था तब पिताजी को बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसीलिए लड़के को दोबारा शहर भेजा ताकि वो अब क्या करता है वो देखना, उसे देखना था कि अब उसने बाल बेचे हैं तो अब वो क्या कर सकता है दूसरी बार। इसलिए लोंपोगार ने शहर में दूसरी बार लड़के को भेजा। दूसरी बार वो लड़की मिली और फिर लड़की ने क्या किया, वो भेड़ों के सींग काट दिए और सींग काटने के बाद वो बेच दिए। बेचने के बाद जो रुपए मिले उनसे उसने 100 बोरे जौ खरीदे और फिर घर गया। इसी से पता चला कि वो जो लड़की है वो लोंपोगार के बेटे को मदद करिए। लोंपोगार का अंदाज़ा सही था कि इसे कोई मदद कर रहा है, इसीलिए वो इतना खुश है और 100 बोरे जो आज भी घर लाया है। और तीसरी बार क्या होता है कि वो लड़की को कहता है कि उस लड़की से जाकर कहो कि मुझे 9 हाथ लंबी क्या चाहिए, रस्सी चाहिए राख की। तो वो भी लड़की शर्त मंजूर कर लेती है और क्या करती है, एक पत्थर लेती है, सील का पत्थर, वहाँ पे वो रस्सी रखती है, उसे जलाती है और उसी आकार में वो राख क्या होती है उस पर गिर जाती है। और क्या कहती है वो लड़की, मैं रस्सी तो बना लूँगी लेकिन उस रस्सी को क्या करना होगा, उस रस्सी को तुम्हारे पिताजी को पहनना होगा। और पिताजी क्या सोचते हैं कि राख की रस्सी बनना ही असंभव है, तो उसे पहनना तो दूर की बात है। पहले तो ये है, राख हम हाथ में नहीं उठा सकते, अगर हाथ में उठाए जाए तो वो फिसल सकती है। तो ये कैसा, मतलब ये असंभव ही है, लेकिन इस असंभव को उस लड़की ने संभव बना दिया।
कैसे बना, तो हमने पढ़ा कि उस पत्थर के साथ वो उठाती है और बोलती है पिताजी को कि ये आप अपने गले में पहनो। इसी से क्या होता है, इस घटना से, उनके सामने घटी हुई घटना से मंत्री जी को यानी लोन्पोगार को मतलब वो सोच लेते हैं कि ये बहुत ही बुद्धिमानी लड़की है, अगर मेरे लड़के की इस लड़की के साथ शादी हो जाएगी तो उसका नसीब पलट जाएगा, वो ज़िंदगी भर खुश रहेगा और इसकी बुद्धिमानी के कारण, समझदारी के कारण अपने लड़के की ज़िंदगी अच्छी तरीके से कट जाएगी और हमेशा के लिए वो खुश हो जाएगा। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? बहुत ही अच्छी है ना। तो देखो वो लड़की कैसी समझदार निकली, कैसी बुद्धिमानी उसमें है, बुद्धिमान है। तो ऐसे ही हमें क्या करना है, हमें जो अपने निर्णय लेने होते हैं वो बहुत ही समझदारी के साथ हमें निर्णय लेने हैं और जो निर्णय ले वो सही हो। हाँ, देखो लोन्पोगार ने क्या किया, अपने बेटों को शहर भेज दिया। ये जो शहर भेजने वाला उसका निर्णय था वो भी सही था, उसके सामने उसके पीछे कोई ना कोई वजह थी। इसका मतलब है हमें भी इसी तरीके से होशियारी के साथ काम करना होगा, तभी हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और इससे हमें सफलता मिल सकती है। यानी हमें लोन्पोगार और वो जो लड़की है उनकी तरह बुद्धिमानी हर काम में दिखाई देनी होगी। अगर हम ऐसा नहीं सोचेंगे, मतलब हमारा जो काम है समय पर हम सही निर्णय ना लेंगे, नहीं करेंगे हमारा काम, तो हमें असफलता मिल सकती है। इसीलिए बुद्धिमानी से, समझदारी से हर काम करना होगा, तभी हमें हमारा काम सफल हो सकता है। ज़िंदगी में हमें फिर किसी भी चीज़ पर या किसी भी विषय पर कोई भी समस्या नहीं आ सकती है। अगर आ भी गई तो हमें क्या करना है, बुद्धिमानी के साथ, समझदारी के साथ काम लेना है। तो इस वीडियो में हम इतना ही, मतलब ये कहानी अब समाप्त हो गई है। इसके अगले वीडियो में अब हम इसके क्या करेंगे, जो क्वेश्चन आंसर है, सवाल जवाब है, ये देखेंगे। थैंक यू।